छत्तीसगढ़िया हम हैं केवल लट्टू चलाने से बस और केवल गेड़ी चढ़ने से और बाटी खेलने से, रस्सा खींचने से, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करने से ये इस छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। लोगों के पेट नहीं भर सकते, उसके लिए योजनाएं देनी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री बन गए तो कोई बहुत बड़ा कोई इनको अधिकार तो मिल नहीं गया। उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद थोड़ी है, वो तो जनता के हित में और शहर के हित में मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर अजय तिर्की जो मेयर हैं वो कुछ कर पाए हैं। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चले आए हैं एक बार फिर से सरगुजा जिले, और सरगुजा जिले का ये विधानसभा है लुंड्रा विधानसभा में आज हम बैठे हुए हैं और एक ऐसे ही जाने माने चिर परिचित चेहरे से हम आपका परिचय करवाने वाले हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज जिस व्यक्ति विशेष से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं उनका नाम है प्रबोध मिंज, और प्रबोध मिंज एक जाने माने चेहरे हैं अंबिकापुर और सरगुजा जिले के लिए। सरगुजा जिले की अगर मैं बात करूं तो अंबिकापुर एक शहर है, जाना माना शहर सरगुजा जिले का, जो शहर नगर निगम में आता है, और प्रबोध मिंज उसी नगर निगम के दो बार महापौर रहे। आज ऐसे ही एक अपने क्षेत्र के जाने माने चेहरे विधानसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले एक नए चेहरे से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रबोध मिंज जी आपका, और बहुत बहुत नमस्कार। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी, और आपको और आपकी पूरी टीम को। आज आप हमारे इस लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में आप आए हैं और आप राजनीतिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से पूरे क्षेत्र के बारे में, मेरे बारे में वो जानने के लिए और लोगों से रूबरू परिचय के लिए आप उपस्थित हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चेहरे चाहे नए हो या पुराने, सवाल हमारा वही होता है, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत वहीं से होती है, अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में प्रबोध मिंज जी, अगर आपसे आपकी जुबानी आपका परिचय जाना जाए तो वो कैसे होगा? मेरी पैदाइश तो यहाँ अंबिकापुर के एक मोहल्ले नवापारा में हुई है जी, और 1961 में हुई नवंबर के महीने में जी। और पिताजी एक मास्टर रहे, माताजी भी एक टीचर रही। और अंबिकापुर शहर उस समय जब मेरी पैदाइश हुई तो एकदम छोटा सा शहर था जी। और चूँकि वो नगर निगम क्षेत्र में नहीं था, नगर पालिका नहीं थी, वो ग्राम पंचायत क्षेत्र था, शहर से सटा हुआ जी। और वहाँ पैदाइश हुई और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा जो है वो होली क्रॉस इंग्लिश मीडियम स्कूल जो यहाँ शुरुआत हुई थी, और पहला स्टूडेंट होने का भी मेरे को वहाँ अवसर मिला जी, कि उसी इंग्लिश स्कूल में पहली बार एडमिशन हुई तो मैं ही फर्स्ट स्टूडेंट था जी। और कुछ 5-7 लोग मिलके उसको शुरुआत हुई थी शहर कुछ लोगों के साथ जी। तो वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई होली क्रॉस में। फिर 8वीं के बाद सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में वहाँ एडमिशन हुआ, और वहाँ चूँकि मेरे पिताजी भी वहीं पढ़ाते थे, वहीं प्रिंसिपल थे जी। तो वहाँ से फिर हमने मिडिल स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पूरा किया है। और उस बीच में थोड़ा सा खेल की भी रुचि रहती थी जी। तो फुटबॉल मेरा प्रिय खेल था, तो फुटबॉल के प्रति भी काफ़ी अच्छा लगाव रहा है और एक जुनून था जी। तो काफ़ी अच्छा फुटबॉल के क्षेत्र में भी मैंने पदार्पण किया था, और खेल में ज़्यादा रुचि होने के कारण थोड़ा पढ़ाई की ओर मन थोड़ा कम लगता था जी। लेकिन फिर भी खेल के साथ साथ मैंने पढ़ाई जारी रखा, और हायर सेकेंडरी उस समय चूँकि 11वीं तक का स्कूल होता था, वहाँ के बाद फिर मैंने वो इंजीनियरिंग की ओर ध्यान किया जी। और रायगढ़ पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी मैंने जी। और वो उसी बीच में लगातार कई चीज़ें होती थी। कॉलेज में जब आ गए पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो हमारे जो फ्रेंड सर्किल थे यहाँ भी पॉलिटिक्स में थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे जी। वो यहाँ भी इलेक्शन लड़ते थे, उस समय कॉलेज इलेक्शंस होते थे जी। तो एक थोड़ी सी पता नहीं रुचि भी आई, तो रायगढ़ पॉलिटेक्निक में भी मैंने वहाँ एक सचिव का चुनाव लड़ा था जी। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन एक रुझान मुझे लगता है कि वहीं से थोड़ी आई थी। फिर उसके बाद पढ़ के आने के बाद थोड़ी सी स्थिति पारिवारिक रूप से, जैसा मैं बताऊं कि हम लोग 4 भाई हुए जी, 2 बहनें हुई जी। और उनकी भी पढ़ाई यहीं स्कूलों में होली क्रॉस में और
सेंट जेवियर्स और होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में हुई। जी। और 4 भाइयों में मेरा छोटा भाई भी आज यहीं अंबिकापुर में ही है, टीचरशिप की जॉब में। जी। उससे छोटा वाला भाई जो है इंजीनियर है यहीं अंबिकापुर में ही आकाशवाणी में। जी। और एक सबसे छोटा भाई था वो कोऑपरेटिव बैंक में है। जी। और बहनों में मेरी दोनों बहनें एक प्रोफेसर हैं जिनकी शादी हो गई है। जी। और दामाद भी अभी हाई कोर्ट में है। जी। और छोटी बहन थी वो डॉक्टर हुई और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। जी। तो एक हमारे 4 भाई 2 बहनों का एक परिवार रहा, माता जी रही। लेकिन पढ़ाई के बाद जैसे ही मैं यहाँ आया तो कुछ समय बाद 87 में पिताजी की डेथ हो गई। जी। और उस समय थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड था। जी। शादियाँ भी नहीं हुई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे भाई बहन पढ़ रहे थे। जी। और उनको पढ़ाना, संभालना, देखना, सब चीज़ करना। जी। अब वो समय काफ़ी भारी था, लेकिन वो समय भी गुजरा। मेरी शादी एक्चुअल में पिताजी के गुजर जाने के बाद जी। 90 में मेरी शादी हुई। जी। और शादी मेरा ससुराल यहाँ जसपुर के बगल में कुनपुरी है। जी। वहाँ से शादी हुई। और अभी मेरे 3 बच्चे हैं। जी। 2 बड़ी बच्चियां हैं जो जुड़वा हुए जी। हैं, और उसके बाद एक छोटा बेटा है। जी। एक बेटी की शादी हो चुकी है, एक बच्ची है, और बेटा भी अभी तैयारी कर रहा है कुछ एग्जाम्स वगैरह की, अपनी पढ़ाई की ओर ही है। जी। तो ये छोटा परिवार है। जी। और अभी सभी भाई बहन भी हम अपने अपने जितने भाई थे, बहू हैं, जी। उनके बच्चे हैं, सब अपने अपने जगह पे, कुछ पुराने घर पे हैं, कुछ नए घर पे हैं। तो ऐसे सब अपना सेटल हो गए हैं। लेकिन बस सबसे मिलना जुलना पारिवारिक रूप से होता रहता है। फिर राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। जी। तो ऐसा एक बैकग्राउंड रहा। फिर थोड़ा सा दोस्त यार शहर से आना जाना लगाओ। जी। काफ़ी अच्छी हम लोगों की फ्रेंड सर्किल थी, फुटबॉल की खेलने के कारण पूरी टीम थी फुटबॉल की। तो बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों का यहाँ अंबिकापुर शहर में जी। एक अपने लोगों के साथ टीम वर्क के रूप में, फुटबॉल के रूप में, खेल के क्षेत्र में, जी। और पढ़ाई और इस तरह से। उसके बाद फिर थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में आना हो गया। जी। तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से ये परिवार का और मेरा ये परिचय है। जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी जिम्मेवारियों से निकल करके आप आगे आए हैं, आपके माँ पिताजी दोनों ही शिक्षक रहे। ऐसे में शिक्षा का एक आपने भी काफ़ी पढ़ाइयाँ की, तो एक तरफ एजुकेशन, दूसरी तरफ आप खेल वगैरह में भी आपकी दिलचस्पी थी। तो पॉलिटिक्स, एकाएक से पॉलिटिक्स में एंट्री, मतलब अगर पूछा जाए एक शब्द में तो आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप राजनीति में आए? ये इत्तेफाक था अविनाश जी। हुआ क्या कि एक प्रोग्राम था, मैं फाइनल ईयर में था जब, जी। रायगढ़ में। जी। तो एक हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टेट बैंक का था। जी। और उसमें उन्होंने कहा कि जो भी अपने सेल्फ स्टैंड लेना हो, बिजनेस करना हो, फैक्ट्री डालनी हो, जी। तो एक बैंक की एक स्कीम आई हुई है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी। सरगुजा और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सेलेक्ट करना था, 25 लड़कों को। जी। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा गया कि मैं कुछ करूं, तो मेरा सिलेक्शन भी उस पर हो गया। रिटर्न टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद 1 महीने उन्होंने अपने खर्चे पे ट्रेनिंग भी दिया। जी। अब मैं घर में जब आया तो पिताजी से बात हुई, तो पिताजी नाराज़ हो गए कि कभी परिवार में बिजनेस किए नहीं हैं, जी। और तुम बिजनेस करोगे और बिजनेस आइडिया कहीं कुछ है नहीं, और तुम ऐसे में फाइनेंस होगा, परिवार को तुम डुबाओगे, दिक्कत होगी। इंजीनियर बनाए हैं तुम, नौकरी करो। तो ये काफ़ी जद्दोजहद हुआ, लेकिन मेरी जिद थी। जी। तो फिर मैंने एक छोटा सा अपना इंडस्ट्री डाला, वो प्रिंटिंग प्रेस का। जी। लेकिन उसके चलते पिताजी से काफ़ी नाराज़गी हुई। जी। तो वो उस समय बहुत नाराज़ हो गए थे। तो उसी बीच में क्या था कि सरपंच के चुनाव हो रहे थे। जी। चूँकि मैं पंचायत क्षेत्र में था। जी। तो दोस्त यार हम सभी लोग ऐसे ही बैठे थे, तो बात हुई कि अरे यार हम लोग भी सरपंच चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे ही खाली बैठे हैं। जी। तो पंच से सरपंच बना करते थे। जी बिल्कुल। तो सब दोस्तों ने सब डिसाइड किया। एक दूसरे दोस्त को एक महलन करके दोस्त था, उसको कहे कि तू लड़ जा, खाली है। जी। तो वो तैयार हो गया। जी। तो सभी दोस्त यार ने 20 वार्ड थे। जी। तो सब अपने अपने वार्डों में ध्यान लगाया और लोगों को तैयार किए, और हम सब चुनाव लड़े। कुछ निर्विरोध बने पंच, कुछ इलेक्टेड हुए पंच। जी। और जब सरपंच का विषय आया लास्ट समय में, तो उसने मना कर दिया, कर ये राजनीति मेरे से नहीं होगा। जी। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार मैं कहीं गलती से सरपंच बन गया जी। तो 5 साल मेरे को घर से भगाएंगे नहीं, जी। और मैं उसी बीच अपना इंडस्ट्री डाल लूँगा। जी। तो ये दिमाग में बचपना जैसे आया, और अपन उस टारगेट पे लग गए। जी।
और ऐसा पंच भी जीते और सब पॉलिटिक्स करके उसके बाद फिर सरपंच बन गया जी। तो ये अनजाने में मैं सरपंच बना राजनीतिक क्षेत्र में। जी। सरपंच बनने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई कुछ राजनीतिक चीज़ें क्या होती है। फिर उस समय के जो कांग्रेस की राजनीति में आना जाना और लोगों के साथ मिलना जुलना, तो इस तरह से राजनीति की शुरुआत हुई अविनाश जी। आप राजनीति में आगे बढ़ते हुए अपने इसी शहर अंबिकापुर के महापौर भी तक भी पहुंचे, तो वो कहानी क्या रही? देखिए ये हुआ अविनाश जी, क्या सरपंच बनने के बाद थोड़ी सी राजनीतिक क्षेत्र में दोस्त यार लोग भी थे तो आना जाना जी। और उसके बाद कांग्रेस की राजनीति शुरू हुई जी। अब लगातार उस समय पंचायत के चुनाव नहीं होते थे जी। पंचायती राज क्या पूरी व्यवस्था नहीं हुई थी जी। तो हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होते थे जी। तो वो 2082 में सरपंच बनने के बाद वो कंटिन्यूअस लगातार वो चला काफ़ी 10-12 सालों तक। जी। तो वो करीब 94-95 तक मैं सरपंच के रूप में रहा। उसके बाद अचानक तब तक राजनीतिक क्षेत्र में दखल, लोगों हमारी आना जाना, सरपंचों से मिलना जुलना जी। और पूरा अंबिकापुर ब्लॉक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिचय हो गया। जी। तो हम लोगों ने अगला चुनाव का टारगेट बना लिया था कि अब जनपद अध्यक्ष बनेंगे। जी। तो सब अपने फ्रेंड सर्किल और सब लोगों के साथ मिलके जैसा सरपंच में अपन किए थे जी। सभी जनपद पंचायतों में अपने लोगों को लड़ाए, सब चीज़ किए और उसके बाद फिर जनपद अध्यक्ष के रूप में मेरे को 5 साल उस समय 95 तक उस समय 2000 तक का चुनाव अपने को सरपंच के रूप में रहे। उसके नेक्स्ट फिर 5 साल में जिला पंचायत के सदस्य रहे। जी। तो 2000 समझिए 2005 तक जी। जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम अपन ने किया राजनीतिक क्षेत्र में। जी। और कई राजनीतिक दायित्वों पे भी उस समय कांग्रेस में थे, सब अवसर मिला। जी। और काम करके इस तरह से राजनीति आगे बढ़ी, लेकिन अब इच्छा थी आगे बढ़ने की। जी। और कांग्रेस में भी विधानसभा के लिए और प्रयास होता रहा, लेकिन यहाँ राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अवसर नहीं मिला विधानसभा के लिए। जी। और यहाँ जो नेतृत्व था जी। कांग्रेस का आज भी रहा है जिनके पास यहाँ नेतृत्व, जी। वो नहीं चाहे कि हम आगे बढ़ें। वहाँ उनको लगता था कि कोई उनके पॉकेट का आदमी बनता रहे, सब चीज़ रहे, तो अवसर नहीं मिल रहा था। जी। तो मैंने तय किया कि भाई इस जगह से अन्य अपने रास्ते को बनाना चाहिए। जी। तो 2003 के इलेक्शन में फिर जब टिकट कांग्रेस की नहीं मिली तो एनसीपी से मैंने चुनाव लड़ा। अंबिकापुर विद्याचरण शुक्ला ने अवसर दिया। जी। और उस समय लड़े। उसके बाद लगभग 17,000 वोट अंबिकापुर विधानसभा था। जी। ट्राइबल विधानसभा था, तो उसमें लड़के विधानसभा का चुनाव लड़ने हुए। अब उसके बाद फिर एनसीपी का विलय हो गया बीजेपी में। जी। तो हम भी बीजेपी में, सारे एनसीपी के साथ मेरा भी विलय बीजेपी में हो गया। जी। मैंने भी कहा कि बीजेपी में भी एक बार रह के, अब जो कि किसी दल में जाना ही था, जी। तो बीजेपी की आइडियोलॉजी, बीजेपी का काम, बीजेपी का कैडर बेस, और वो चीज़ अच्छा लगा। जी। तो और सब चीज़ों की पूरे देश की राजनीति और कोई वंशवाद नहीं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अटल बिहारी वाजपेयी को देखते थे, उनकी बातों को सुनते थे, तो एक उनकी तरफ एक झुकाव गया। तो अपन भी चूँकि बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी में आने के बाद एक ऐसा अवसर आया जी कि अब मैंने तो सोचा था कि बीजेपी में लंबे समय काम करेंगे तब कहीं कोई अवसर मिलेगा जी। लेकिन 2005 में जब 3 में जब नगर निगम बन गया अंबिकापुर क्षेत्र जी। और मेरा घर भी उस क्षेत्र में आ गया नगर निगम में जी। और बीजेपी में आ गया था, तो बीजेपी ने मुझे अवसर दिया और 2005 में पहली बार बीजेपी मुझे महापौर के रूप में टिकट दी जी। तो वो प्रथम महापौर बनने का अवसर भी मिला जी। दोबारा टिकट मिली फिर 2010 में जी। तो दोबारा फिर मैंने चुनाव जीता, बीजेपी चुनाव जीती जी। तो 2005 से लेकर 2015 तक 2 टर्म बीजेपी में महापौर के रूप में काम किया जी। और बीजेपी में कई जगहों पे दायित्व मिला, प्रदेश कार्य समिति में और पूरे प्रदेश में फिर सब लोगों से काम करते हुए अब आज बीजेपी में काफ़ी अवसर मिला तो मैं बीजेपी में आज आगे बढ़ते हुए आज इस बार भी अभी चूँकि भूपेश बघेल की सरकार आ गई जी। और इलेक्शन को उन्होंने थोड़ा सा जो अधिनियम थे जी। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके डायरेक्ट इलेक्शन की जगह में पार्षदों से महापौर के इलेक्शन का वो उन्होंने ऐसा नियम बना दिया जी। तो पार्षद तो बन गए लेकिन मेजोरिटी नहीं आई तो बन नहीं पाया महापौर, लेकिन पार्टी ने डिसाइड किया तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जी। अभी नगर निगम में भी काम करने का अवसर मिला है। जी।
तो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व के साथ साथ प्रदेश कार्य समिति में भी सदस्य हूँ जी और अभी भटगांव विधानसभा है जी क्षेत्र है, पार्टी का एक कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत मैं उस विधानसभा का प्रभारी भी हूँ जी और भटगांव विधानसभा भी देख रहे हैं और अपना नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का भी दायित्व और लुंड्रा विधानसभा में भी थोड़ा काम कर रहा हूँ जी। तो इस तरह से बीजेपी में अभी वर्तमान में राजनीतिक दृष्टिकोण से ये काम चल रहे हैं। मकसद जो आप लेकर के चले उसमें कहाँ तक अपने आप को कामयाब कर पाए, कहाँ तक आपको लगता है कि आप जो मकसद लेकर के चले थे उसमें अपने आप को कामयाब देखते हैं? देखिए, शुरुआत जब हुई थी तो मैंने जैसे बताया कि अब एक्सीडेंटली सरपंच बना जी लेकिन बाद में राजनीतिक क्षेत्र में जो रुचि जगी और उसके बाद जो उसकी संभावनाएं दिखी और एक अवसर दिखा मुझे जी कि राजनीतिक क्षेत्र में और चूंकि उसके साथ समाज भी जुड़ा है जी तो उस क्षेत्र में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा विराट एक अपने को जगह दिखा हुआ ऐसा जो राजनीतिक क्षेत्र की जो संसार है दृष्टि खुड़ी वहाँ से, तो उसमें उसके बाद एक लालसा बनी कि कुछ करना है जी। तो सरपंच रहते हुए भी बहुत कुछ हमने उस पंचायत के लिए काम किया और उसके बाद जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष बने तो उस समय भी जो अवसर जिस ढंग से जहाँ जहाँ मिला कितनों शिक्षा कर्मियों की भर्ती करने का अवसर मिला, बहुत साफ सुथरी भर्तियाँ हुई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियाँ हुई, पूरे अंबिकापुर विकास खंड में जो तब तक पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी तो बहुत सारी चीज़ें फंडिंग वगैरह का आना और सब कुछ था तो क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आवश्यकताएं थी, सड़कों का विकास, पानी की सुविधा व करना और बाकी कामों को करना, तो ये एक काम करने का भी बहुत बड़ा अवसर मिला तो हमने काम को किया और जिला पंचायत में भी अवसर मिला तो उस समय नक्सलियों का भी बहुत बड़ा तब तक आतंक आ गया था और जो मेरा जो क्षेत्र था लखनपुर का पूर्वी क्षेत्र था, जंगल पहाड़ों का क्षेत्र था तो उस समय नक्सलियों के आतंक से भी बचना भी रहता था और काम भी करने रहते थे, ऐसे डेंस फॉरेस्ट वगैरह का क्षेत्र है और उसमें काम करने के लिए भी एक चैलेंज था तो वो देख के हमने फिर काफ़ी उस क्षेत्र का विकास के लिए भी काम किया। फिर जब महापौर के रूप में अवसर मिले तो देखिए महापौर का जो पद मैंने देखा और शहरी ग्रामीण, अभी तक हमने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया लेकिन शहरी क्षेत्र में काम करने का जब अवसर मिला तो महापौर का पद जो एक पद ऐसा था कि जो कि पूरे डायरेक्ट इलेक्टेड महापौर बने थे तो एक प्रोटोकॉल में एक प्रथम नागरिक का दर्जा भी था और एक सम्मान भी था और उसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए जो फंडिंग की व्यवस्था है, शहरी क्षेत्रों की जो योजनाएं थी उन सारी योजनाओं को लेके और नए क्षेत्र जो जुड़े थे उसमें पूरे सड़कों का जाल बिछाना, पानी की व्यवस्था करना और इसको चूँकि निगम बन गया था तो निगम के स्वरूप में उसको डेवलप करना ये बड़ा चैलेंजिंग था लेकिन उसको हमने पूरा एक कार्य योजना बना के और बहुत अच्छे ढंग से पहले 5 वर्षों में ही हमने सारे वार्डों की आवश्यकताओं को जमा किया। शहर के लिए स्विमिंग पूल की ज़रूरत है, पार्क की ज़रूरत है, स्टेडियम की ज़रूरत है, तो हर जो क्षेत्र थे हर क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया और उसमें ऊपर से भी डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी भरपूर सहयोग किया। उन्होंने यहाँ आके भी कहा था कि इलेक्शन के बीच में कि मैं अंबिकापुर शहर को गोद लेता हूँ तो उस अनुरूप में मैंने कभी पैसे का अभाव भी होने नहीं दिया और पूरे शहर को जहाँ शून्य से हमने शुरू किया था वो उस समय पूरे शहर को बहुत विकास किया और बहुत सारे चीज़ों पे काम किया। पानी की व्यवस्था के लिए जल आवर्धन योजना के रूप में नया ट्रीटमेंट प्लांट बना के सब चीज़ करके 2-2 प्लांट बना के नए क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछा के और सारे पानी की व्यवस्था करी और टुल्लू पंप जो शहर में चलते थे वो तक बंद हो गया और इसी तरह से सरगावा में पार्क का निर्माण हुआ, स्विमिंग पूल का निर्माण किए, नए बस स्टैंड को हमने शिफ्ट किया चूँकि शहर के बीच में बस स्टैंड था उसको किनारे हमने लाया, रिंग रोड का नया निर्माण हुआ और अमूमन जो सड़कें बहुत पतली थी शहर में, वो जोड़ा पीपल सड़क था, सतीपारा मार्ग था, इन सब को चौड़ीकरण किया और काम जितने कर सकते थे बहुत काम हम लोगों ने जनता के सहयोग से किया और नगर का स्वरूप को बदलने का मेरे को अवसर मिला। चैलेंजिंग भी था, मकानों को तोड़ना भी था, चौड़ीकरण भी करना था। पार्टी घबरा रही थी, डरती थी, कई बार आया कि आप तोड़ फोड़ बहुत कर रहे हैं, दोबारा नहीं जीतेंगे, पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद भी सारा कुछ काम हुआ और जब
लोगों को लगता है कि यदि किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको खराब लगता है, लेकिन जब वो व्यवस्थित हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। छोटी गलियां थी सतीपारा रोड का, उसको चौड़ीकरण किया, वहाँ लोग रिक्शे और 2 गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है और आज वो मार्केट के रूप में डेवलप हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। मेरा ये मानना था कि नौकरी सबको मिल नहीं सकती, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और मार्केट यदि बनती है तो जिनका उस सड़क पे मकान है वो दुकानें बना के कुछ लगा के अपना व्यवसाय चालू कर सकता है। तो उसमें लोगों ने आज जो बनने के उपरांत सब लोगों ने अपना व्यवसाय भी शुरू किया, दुकानें खोली और वो बहुत अच्छा चल रहा है। नया रिंग रोड बना दिया 11 किलोमीटर का, तब आज मार्केट सारा धीरे धीरे इस रिंग रोड पे आ जा रहा है। तो इस तरह से पूरे शहर को डेवलप करने का प्लानिंग से हमने प्रयास किया था, जो आज अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा काम हुआ और उसके बाद कोई काम नहीं हुई, तो ये अवसर मिलता है काम करने का, तो वो एक आनंद भी आया काम करने का, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हमने एक काम किया। एक्सीडेंटली आप सरपंच बने, उसके बाद जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, महापौर, लंबी यात्रा रही। महापौर रहे आप 2 बार, डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं उसको। स्टेट में आपके भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, शहर में नगर निगम में आप बैठे हुए थे। ऐसे में अगर कुछ बुलेट्स पॉइंट में अगर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर मैं प्रकाश डालने की बात करूं तो महत्वपूर्ण कार्य क्या रहे उस टाइम के? देखिए, महत्वपूर्ण काम मैंने जैसे बताया अंबिकापुर शहर के लिए जी, कि एक तो डेवलप करना था नए स्वरूप में निगम बनने के बाद जी। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये था कि चूंकि उस समय बस स्टैंड बीच में थे शहर के जी, और बसें जो आती थी वो शहर के बीच सड़क से होके आती थी बस स्टैंड। लोगों को बस पकड़ने के लिए शहर के बीच में ही जाना पड़ता था, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम और लोगों का दिक्कतें बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस बस स्टैंड को हमने किनारे किया और शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि वहाँ का व्यवसाय जो उससे आधारित है जी, प्रभावित ना हो। वो प्रभावित होते हैं, वो जाना नहीं चाहते। जी, जो बसें यहाँ से चलती थी उनको लगता था आउटर में सवारी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जितने दुकानदार वहाँ थे वो कहीं उस जगह पे शिफ्ट होना नहीं चाहते थे। जी, तो वो चैलेंजिंग था, लेकिन उनको समझा के कलेक्टर को साथ में लेके और कुछ प्रशासनिक दबाव देके और कुछ लोगों को समझाइश करके उनको हटा के वहाँ तक शिफ्ट कराना, ये बड़ी बात थी जो जिस पे हम लोग सफल हुए। ऐसे ही एक बीच शहर में मटन मार्केट था और सब्जी मार्केट भी एक साथ लगती थी, तो मटन मार्केट को, मछली मार्केट को हमने एक अलग बाहर रिंग शहर से किनारे रिंग रोड में लाया। उन व्यापारियों को भी वहाँ बरसों से थे, वो हिलना नहीं चाहते थे कि पता नहीं क्या होगा हम नई जगह पे जाएंगे तो, लेकिन उनको भी समझा के ले जाना और 2 साल लगे उनको ले जाने में। लेकिन जब ले गए तो आज उनकी स्थिति है कि उनको आज वो अप्रिशिएट करते हैं कि भैया इससे अच्छा जगह हमको नहीं मिलता, आप ले आए, बहुत अच्छा किए, हम आना नहीं चाहते थे लेकिन आज हमको यहाँ से मत हटाइएगा। एक चैलेंजिंग और बताना चाहूँगा मैं जी, इलेक्शन के बीच में जब कैंपेनिंग हो रही थी तो एक अंबिकापुर शहर का एक तालाब है जी, चंबोथी तालाब कहते थे, मैं देखा भी नहीं था जी। अब वो सदर रोड, बरम रोड और अपना देवीगंज रोड के बीच का हिस्सा है जी, और पूरे तीनों क्षेत्रों का पानी, गंदा पानी वहाँ आके जमा होता है तालाब में जी। और चूँकि एक ज़माने में जब स्टेट टाइम था तो उसमें चमड़े का काम करते थे, चमड़े को पानी में डाल के, तो उस स्वरूप में उसका नाम चंबोथी आ गया था जी। तो और वो गंदगी का पूरा जगह था पूरे शहर के बीच में, और पूरे इतनी भयंकर गंदगी, मच्छर और सब चीज़ें थी, वहाँ दलदल हो गया था और घरों के पिछवाड़ा था सबके, और वो झांक नहीं सकते थे, सबके दरवाजे बंद रहते थे। और हमने भी कह दिया था कि मैं बनवाऊंगा इसको, सबने ताना मारा कि सब बोलते हैं ऐसे ही इलेक्शन के समय, फिर कोई देखता नहीं है। मैं कहा मेरा विश्वास करो, मैं करूँगा। इलेक्शन के बाद मैं देखने गया तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया जी। वहाँ तक एक जाने का एक रास्ता था, पूरा झाड़ियों से पैक था जी। किसी के घर के दरवाजे से कोशिश की, खुलता नहीं था पीछे जी। तो ऐसे जगह को फिर हमने उसको चूँकि कहा था तो इसको करना ही था, तो उस दलदल और ऐसे कीचड़ भरे जगह को हमने किसी तरह से 1 साल 1.5 साल में उसको पूरा प्रोजेक्ट ला के उसको पूरी सफाई करके, उसको गहरीकरण करके, पूरा मलबा फेंक के आज उसको इस स्वरूप में बनाए हैं कि वहाँ हर साल दुर्गा पूजा होता है, पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ वॉकिंग करते हैं, और एक शहर के लिए बहुत सुंदर जगह बना वो, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते थे। डंपिंग यार्ड था यहाँ का, शहर के बीच में था। उस डंपिंग यार्ड को आज बिलासपुर रोड में है, उसको हमने हटा के दूर शहर से हर्रा टिकरा की तरफ ले गया, और उस डंपिंग यार्ड को आज वहाँ गार्डन बन गया है।
तो ऐसे ऐसे काम हुए जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने काम किया जी। और लोग उसको मानते भी हैं। यहाँ के वर्तमान महापौर के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, जी। प्रदेश सरकार थी, तब भी वो एक कार्यकाल में वो महापौर बने। जी अभी ये दूसरा कार्यकाल है जो उनका अपने सरकार में है। जी पहले कार्यकाल में उनका ये एक वो रहता था कि हमको प्रदेश की सरकार मदद नहीं कर रही है, जी जबकि यहाँ के अंबिकापुर के विधायक टी.एस. सिंहदेव उस समय बन चुके थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, लेकिन उसके बाद भी एक बहाना उनके लिए था कि काम वह सरकार नहीं कर रही है। जी और स्थितियाँ ये थी कि वो पूरे शहर में कोई काम नहीं हुआ और जितने उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया था जी। वो धीरे धीरे करके लगभग बहुत सारी चीज़ डैमेज हो गए जी और आज भी उस पर काम नहीं हो रहा है। जी और अभी भी सेकेंड टर्म में जब इनकी सरकार बनी जी तो केवल घोषणा पत्र ही थे, जैसे संपत्ति कर, समेकित कर हम आधा कर देंगे, वो हुआ ही नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। इनकी सरकार फिर कह दी कि भाई कि इसको कम हम करने की स्थिति में नहीं है, तो जनता से एक धोखा हुआ। और बाकी बहुत सारे कामों के लिए जिनकी घोषणाएं थी वो कोई काम अभी तक नहीं हुआ इसमें। और इनकी सरकार बनने के बाद भी अमूमन केवल जो पुराने सड़कें हैं उसकी थोड़ी लीपा पोती, इसके डामरीकरण का काम, इस तरह से छोटे छोटे नालियों का काम ही हुए, बाकी व्यापक तौर पे कोई काम ही नहीं हुआ। जबकि पानी की स्थिति थी, उसमें पानी में भी 1 अरब मतलब 106 करोड़ की एक योजना केंद्र सरकार की अमृत मिशन में आया जी अब उसमें घुनघट्टा डैम से पानी लाना था, वो पूरी कैपेसिटी पे लाना था, जी। लेकिन वो पानी भी केवल 40% ला पाए और पुराना डैम, बाकी डैम है उससे भी पानी 60% आ रहा है। तो वो पानी 40% ज़्यादा आ गया, उसके बाद भी शहर को पानी नहीं मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा पानी जा रहा है, कहीं 10 मिनट पानी नहीं मिल रहा है और उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। वो वास्तव में मुझे लगता है कि ये भूपेश बघेल जी और यहाँ के विधायक टी.एस. सिंहदेव जी की आपस की जो भी ट्यूनिंग खराब हुई हो, मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा रहा हो और एक ऐसा तनाव और खींचतान आपस में था कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हो जी यहाँ अंबिकापुर जब आते हैं तो यहाँ के महापौर उनसे मिलते तक नहीं है। प्रथम नागरिक होने के कारण उनको कम से कम कटसी मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए जी। लेकिन उनसे मुलाकात, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में हम वो टी.एस. सिंह के आदमी हैं, वो हम उससे नहीं मिल सकते। इस परिप्रेक्ष्य में शहर का बहुत नुकसान हुआ। कोई अलग से बजट नहीं मिल पाया, कोई ऐसे कार्य योजना इन्होंने नहीं बना पाया जिस पे काम कर सकें। तो जनता के हित में और शहर के हित में मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर अजय तिर्की जो मेयर हैं वो कुछ कर पाए हैं जी। और जबकि इस नगर निगम क्षेत्र में भी सफ़ी अहमद जी हैं, पहले सभापति थे जी, अभी पार्षद जरूर हैं और एक विभाग के को देख भी रहे हैं और श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश में जी। एक उनको दर्जा प्राप्त है जी। सभापति अजय अग्रवाल जी हैं, वो भी एक दर्जा प्राप्त हैं जी। अब इतने सारे जनप्रतिनिधि राज्य सरकार में हैं जी, नगर निगम के लोग, उसके बाद भी कुछ उपलब्धि नहीं हो रही है, तो ये दुर्भाग्य है शहर का जी। हम सब बार बार बीच में कई चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं, समान सभा में इनके विरोध में बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं। कभी कभी जो मूलभूत आवश्यकताएं, अभी जैसे पानी का विषय है, उसके लिए भी हम लोगों ने पहले भी आंदोलन किया और ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये डिवोटी होना चाहिए शहर के प्रति, उतना मुझे नहीं लगता कि वो पूछें और कर पा रहे हैं। 2023 में आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा में चुनाव आने वाले हैं तो लोगों की दावेदारियां भी आ रही हैं, आपकी भी दावेदारी विधानसभा लुंड्रा से देखी जा रही है, क्या कहना होगा आपका इसमें? हाँ, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में अविनाश जी तो वो एक स्वाभाविक रहती है कि अब मैंने पंच का भी काम किया, सरपंच भी रहा, जनपद अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी, महापौर के रूप में भी, तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का काम करने का मौका मिला। तो एक इच्छा जरूर है कि एक बार विधानसभा क्षेत्र में भी यदि पार्टी की ओर से अवसर मिले तो एक उस क्षेत्र का विकास करने का, उस क्षेत्र के लोगों की स्थितियों को सुधारने का एक अवसर मिलेगा, तो काम करके अपन दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भी जो शहरी क्षेत्रों में जैसा काम मैंने किया था वैसे ही उन क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्र में जहाँ मतलब विधानसभा में जाके अपनी बातों को रखना, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के पहलू होते हैं
और कोई एक प्रकार का क्षेत्र नहीं है, 4-5 प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग तरह की, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं समतली क्षेत्र है, कहीं किसी क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन बहुत है, कहीं किसी क्षेत्र में लोग वनोपज से जीवन जी रहे हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में चीज़ें हैं। लेकिन विकास के दृष्टिकोण से वहाँ भी सड़कों का लोगों के आवागमन की व्यवस्था बनाना, पेयजल की व्यवस्था करना, और जो शासन और प्रशासनिक तौर से जितनी जो लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं बनी है, जो बजट बनते हैं, वो चीज़ें लाके यहाँ के लोगों का जीवन स्तर को सुधारना। ये चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे नए आधुनिक समय में हम आने वाले समय के लिए, फ्यूचर टर्म के लिए हम क्या बना सकते हैं, उस क्षेत्र में हम और वहाँ के लोगों को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन समस्त क्षेत्रों पे उनको हम एक क्षेत्र को विशेष रूप से आगे बढ़ाने की एक लगता है कि अवसर मिलता तो हम वहाँ काम करते। तो ये तो अवसर का विषय है, और राजनीतिक क्षेत्र है तो जनता की इच्छा के बगैर आप बन नहीं सकते। अवसर पार्टी ने दिया भी तो जनता तय करेगी कि आपको अवसर दे रही है नहीं दे रही है। और आप अविनाश जी, आप ये बात तो भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी आइडियोलॉजी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। और हमारा ये एक सिद्धांतिक रूप से एक हमारा कमल निशान होता है, जो उसके नीचे हम सब लोग काम करते हैं। तो कोई एक व्यक्ति के रूप में नहीं, और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, पार्टी का जो काम है, वो जैसे बीजेपी का भी आइडियोलॉजी है कि अंतिम व्यक्ति को भी हम उसको लाभ पहुंचाना है, सबके साथ सबका विकास करना है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, वो हम सब लोग कमल निशान पे काम करते हैं, और वो तय करना तो वो पार्टी का काम रहता है। लेकिन चाहे जो भी होगा, हमारा प्रत्याशी जो भी होगा, लेकिन हमारे वहाँ कमल निशान यदि जीतता है तो वो काम करने का अवसर पार्टी के रीति नीति के अनुसार वो सारे लोग मिलके हम सब लोग उस क्षेत्र को विकास की गति देंगे। और उसको पार्टी के जो यदि सरकार बनती है तो 15 वर्षों में, जैसा कि लोगों का यहाँ हम सब भारतीय जनता पार्टी ने चाहे चावल की योजना कह लीजिए, जिससे लोगों का पेट भरा, लोगों का यहाँ जीवन स्तर सुधरा। लोग नहीं तो यहाँ केवल साल भर खाने को नहीं होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, और लोग बासी खाते थे, वो सब प्रकार के कनकी को खाते थे। लेकिन आज वो कनकी देखने को नहीं मिलता। तो ये ट्राइबल क्षेत्रों में बड़ा चीज़ था जो बीजेपी ने किया। यहाँ की भूख को समाप्त किया, लोग इलाज के लिए तरसते थे, स्मार्ट कार्ड के रूप में रमन सिंह ने जो पैसा दिया, लोगों का इलाज शुरू हुआ। गांव-गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें पहुंचाई, तो लोगों का आवागमन, प्रशासनिक लोगों का आवागमन, बोर भी करना है तो गाड़ी को जाने के लिए रास्ता तो चाहिए, किसी को अस्पताल लाना है तो रास्ता तो चाहिए, कलेक्टर को, प्रशासन को जाना है तो रास्ता चाहिए। तो बिना अप्रोच के लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का विकास, लोगों की तकलीफें दूर नहीं हो सकती। जिस काम पे आज भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, ये इस दिशा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय पे भी सरकार बनेगी तो बहुत काम करेंगे। काफ़ी लंबा अनुभव रहा है आपका। आप 2 बार मेयर रहे हैं अपने शहर अंबिकापुर के प्रथम व्यक्ति, प्रथम बार बनने का मौका आपको मिला है। अनुभव लंबा है, सभा में काम करने का तजुर्बा रहा है आपको। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा तक पहुँचेंगे आप? हाँ, देखिए, अब वो पार्टी को तय करना है। देखिए, कोई व्यक्तिगत अपने आप पे नहीं रहता। जैसा अभी बात हो रही थी, अब मैं बता रहा था कि कमल निशान हमारा निशान है, और कमल चुनाव लड़ता है, और कोई कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी। बहुत सारे लोग हैं जो योग्य लोग हैं, बहुत से लोग अपनी इच्छा रखते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में। तो अकेला मैं नहीं हूँ, लेकिन जिसको भी अवसर मिलेगा अपन। लेकिन इस बार निश्चित रूप से जो इन 5 वर्षों का होने जा रहा है, जो कार्यकाल इस सरकार का देखा है, भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार का, तो उससे लोग निराश हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है कि, और मुझे लगता है इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए कि निश्चित रूप से लुंड्रा विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे, और सरकार भी हमारी बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और फिर से जो पहले जो विकास की लहर दौड़ती थी फिर दौड़ेगी। अब 5 वर्ष बीतने वाले हैं, चुनाव फिर से आने वाले हैं, चुनाव के दहलीज पे छत्तीसगढ़ खड़ा है। ऐसे में वर्तमान सरकार के अगर 5 वर्षों की समीक्षा आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या हो? देखिए, छोटे शब्दों में कहूँगा तो एक भ्रष्टाचार
चरम सीमा पे आ गई। और जिसको कहते हैं बालू से तेल निकालना है ना, ये भूपेश बघेल सरकार ने सिखा दिया। पूरे बालुओं की तस्करी सरगुजा जिले में बॉर्डर है, यूपी हो रहा है जी। और शराब में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जी। लोग इनके जितने घोषणा पत्र थे, उन जो दावे करते हैं वो एकदम खोखले साबित हुए हैं जी। लोगों को तेंदुपत्ता योजना थी, कहते हैं 4,000 रुपये हम दे रहे हैं जी। तो ठीक है 4,000 आप दे रहे हो, लेकिन केवल 10 दिन भी खरीदी नहीं होती है जी। और बोनस नहीं दे रहे हो आप। लोगों का बीमा होता था, बीमा बंद हो गया। स्कॉलरशिप लोगों को, ट्राइबल लोगों को, जो बच्चे जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले थे उनको मिलता था, वो बंद हो गया। तो यदि अमूमन हम इसको जोड़ें और बोनस को जोड़ें तो अभी जो पर मानक बोरा ये 4,000 दे रहे हैं, हमारी सरकार में वो 6,000, 7,000, 8,000 मानक बोरा तक आखिरी तक उसको राशि मिलती थी। और ये भी, और चावल की योजना में जरूर ये 2,500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार की जो योजना है ये तो, और वो भी 2,040 रुपये तो वो केंद्र की सरकार पैसा दे रही है ना जी। तो 2,500 में केवल 400 रुपये ये राज्य की सरकार दे रही है जी। और ढिंढोरा ऐसा पीट रहे हैं जैसा कि सब ये दे रहे हैं जी। तो 400 रुपये भी दे रहे हैं तो वे 4 किस्तों पे दे रहे हैं जी। तो वो जो किस्त आ रही है वो किसान के कोई काम का नहीं आ रहा है। एक मुश्त पैसा मिलता तो कोई अपना खेत खरीद सकता था, बाकी और चीज़ें बड़े साधारण उपाय कर सकता था, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए और लोक लुभावन अपनी बड़ाई करने के लिए ये योजनाओं की बड़ाई कर रही। गोठान की बात करूँगा मैं, तो गोठान में आज कोई जानवर नहीं दिखते हैं। 15वां वित्त का 14वां वित्त का जो पैसा पंचायतों में आता था उनके विकास के लिए, वो सब गोठान में लगवाए जा रहे हैं जी। वो गोठान आप जाइए तो वहाँ कुछ है नहीं। और महिला समूह को दे दिए गए हैं खाद बनाने और सब कुछ करने के लिए, वो खाद तो बन नहीं रहा है वहाँ, और गोबर कोई बेच नहीं रहा है, लेकिन वो महिलाओं को ऐसा गोठान दिखा के ऐसा लगता है कि इससे बहुत बड़ा काम हो रहा है, और वो ऐसा शो करते हैं जिससे गौ सेवा हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें केवल कहने की है, धरातल पे नहीं है जी। तो वो ये मुगालते में रहे, अच्छा है। अभी चुनाव पहुंच रहा है तो जनता उनको निश्चित रूप से जवाब देगी। मतलब आपकी नज़रों में अच्छे कार्य नहीं रहे हैं? एकदम नहीं अविनाश जी। जो विकास हो रहा था वो विकास के काम रुक गए हैं। जो वो अभी केवल छत्तीसगढ़िया होने का प्रमाण केवल गेड़ी में नाचने से नहीं होता है ना, लट्टू चलाने से नहीं होता है। दुनिया आज प्रगति कर रही है, लोग आगे जा रहे हैं, और सारी अमूमन अपनी सुख सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शहरों में आना पसंद कर रहे हैं, ताकि यहाँ की सारी अस्पताल की सुविधाएं मिले, स्कूल की सुविधाएं मिले, समस्त प्रकार की चीज़ें मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो वो चीज़ें ठीक है, अपनी तरह से है, पारंपरिक है। छत्तीसगढ़िया हम हैं। केवल लट्टू चलाने से बस, और केवल गेड़ी चढ़ने से और बाटी खेलने से, रस्सा खींचने से, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करने से ये इस छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। लोगों के पेट नहीं भर सकते, उसके लिए योजनाएं देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ना ही आपके शहर अंबिकापुर की, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोग घूम रहे हैं, सभी जगहों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े पोस्टर लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के, या फिर यूँ कह लो कि सरकार के नुमाइंदे ये दावा कर रहे हैं कि सभी योजनाएं उन्होंने, सभी वादे उन्होंने पूरे किए। आप कैसे देखते हैं? होर्डिंग्स का वो उनका अपना विज्ञापन का प्रचार है, करोड़ों अरबों रुपए उसमें होर्डिंग्स में प्रचार में लगा रहे हैं। धरातल पे तो नहीं है ना। होर्डिंग्स तो आजकल देखते कितने लोग हैं। राज्य के बाहर से आने वाले दूसरे राज्य के लोग तो होर्डिंग देख करके ही राय बनाते हैं, उनको लग रहा है सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रस्तुत कर रही है पूरे देश में, तो प्रभाव तो पड़ता है। नहीं, प्रभाव तो देखिए दूसरे जगह पे, जैसा आप, अब मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि आपकी दुकानदारी है जी, आपका प्रोडक्ट को, आपके माल को कैसे बेचना है, आप कैसे उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे अच्छे खराब चीज़ को आप अच्छा बता सकते हैं जी। तो ये काम हो रहा है जी। जितने काम हो नहीं रहे हैं उतना विज्ञापन हो रहा है। जो चीज़ खराब है उसको अच्छा बताया जा रहा है, जो 100 रुपये मतलब की चीज़ है उसको 1000 रुपये का ऐसा दर्शाया जा रहा है। मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जितना ये होर्डिंग्स में दिखा रहे हैं उतना धरातल पे है नहीं। अभी आपके शहर से एक बड़े नेतृत्वकर्ता, थोड़ी देर पहले आप उनकी चर्चा कर रहे थे, उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। क्या माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अंबिकापुर के महापौर को कुछ रास्ता बनेगा, कुछ विकास के कार्य करेंगे? इनको उप मुख्यमंत्री बनने से अंबिकापुर शहर को कितना फायदा होने वाला? पहले भी ये देखिए, टी.एस. सिंहदेव जी
कोई छोटे व्यक्ति नहीं है जी। ये बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक कद है इनका जी। और इसका प्रमाण ये था कि इनकी घोषणा पत्र समिति में इनको उतना दायित्व दिया गया था जी। उसके मुखिया थे, घोषणा पत्र इन्होंने बनाया, पूरे प्रदेश में दौरा किया। और जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो जब इलेक्शन के बीच में, अब इनके बीच में जो बात रही हो जी। लेकिन यहाँ टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री बन रहे थे, ये प्रचारित था सरगुजा संभाग में जी। कोरबा की तरफ में चरणदास महंत मुख्यमंत्री बन रहे थे, आगे ताराचंद साहू जी बन रहे थे और उधर एक तरफ भूपेश बघेल बन रहे थे। तो 4 लोग पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री बन रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में, ये प्रचारित था। अब बनने का जो कंपटीशन है राजनीतिक क्षेत्र में, भूपेश बघेल बाजी मार गए। अब बाजी मार गए तो ये इनको अपने अंडर में मंत्री बना लिए। तो ये मंत्री तो थे ही ना जी। और स्वास्थ्य मंत्री और ग्रामीण विकास जैसे विभाग के मंत्री बनना जी। और मंत्री का अपने दायित्व है, अपने काम है, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है जी। जब वो रह के जब विकास कुछ नहीं कर पाए अपने इस सरगुजा जिले में, ऐसा कोई चीज़ काम दिखता नहीं और इस नाते भी वो छोड़े कि मेरी नहीं चल रही है, मेरा चलने नहीं दिया जा रहा है और इसलिए ग्रामीण विकास विभाग छोड़ दिए वो। अविनाश जी मैं ये कह रहा हूँ नहीं चल रहा है जी। तो वो तो स्वास्थ्य मंत्री भी छोड़ देना चाहिए था ना जी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग बड़ा बजट का चीज़ है जी। और उसमें बड़े बड़े मशीनों का, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स का, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं और सप्लाई का मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, संभावना हो सकती है उसमें ज़्यादा हो, इसलिए वो ना छोड़े हो। नाराज़गी थी तो पूरा छोड़ देना चाहिए था। तो ये लगता कि नाराज हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसा कोई तो लगा नहीं कि अंबिकापुर शहर उनके विधानसभा क्षेत्र में तो आपकी यहाँ की समस्या या यहाँ का विकास और बहुत चीज़ हो गया हो। शायद आपके महापौर का रास्ता साफ हो जाए कुछ। पहले भी साफ नहीं था, मुझे तो आज भी नहीं लगता कि अभी जन चौपाल लगा रहे थे अभी शहर में, तो जन चौपाल में उन्हीं के एक पुराने जो सहयोगी हैं वो दीपन चक्रवर्ती कहते हैं, वही आके उनके ऊपर बड़ा आक्षेप करने लग गए। उनके जन चौपाल में महापौर भी थे, टी.एस. सिंहदेव जी भी थे, उप मुख्यमंत्री होने के बाद की बात बता रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले की बात, वीडियो वायरल हुआ, सब चीज़ हुआ। उसमें उनके लोग कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं है, नाली सफाई नहीं होता है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, सीसी रोड नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ का कोई सुनने वाला आदमी नहीं है। तो जब ये स्थितियां हैं और वो उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है उप मुख्यमंत्री जी, तो अब 1 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं आचार संहिता लगने को, तो क्या करेंगे? 2 महीने में बहुत भी चाहेंगे तो क्या विकास कर पाएंगे? लेकिन मिलने के बाद तो जैसे ही पद उनको मिला वैसे ही ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ताबड़तोड़ मीटिंग्स स्टार्ट है। हाँ, हो रहे एकदम निश्चित रूप से। पहले भी इनकी मीटिंग चलती थी, विभागीय बैठक लेते थे जी, पहले भी करते थे, कोई नई बात थोड़ी है। उप मुख्यमंत्री बन गए तो कोई बहुत बड़ा कोई इनको अधिकार तो मिल नहीं गया, वो एक सम्मान उनकी पार्टी का है। उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद थोड़ी है। वो शहर के होने के नाते, अंबिकापुर के होने के नाते कुछ फायदा मिले अंबिकापुर को, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि अब जब ये आज के नहीं, 4थे बार के विधायक, 3रे बार के विधायक, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष भी थे तो उस समय ज़्यादा काम करा लेते थे जी। अभी तो इनकी सरकार कांग्रेस की आई है तब से इनके पास और कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि इनके रहने से, देखिए ये परिवार जो है जी, ये आज से राजनीति में नहीं है। जब मध्य प्रदेश था जी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, ये उनके रिश्तेदार हैं जी। और ये यहाँ जब दिग्विजय सिंह आके कह के जाते थे कि यहाँ का मुख्यमंत्री सरगुजा का मैं नहीं हूँ, यहाँ के टी.एस. सिंहदेव हैं, यहाँ के राज परिवार है जी। इतना बड़ा अधिकार था, जिसकी चाहे उसकी ट्रांसफ़र करा देते थे, जिसको चाहे ला देते थे, जैसा चाहते थे वैसा होता था राजनीतिक क्षेत्रों में। कलेक्टर, एसपी, प्रशासनिक अमला इनके यहाँ जाके पूरा इनको सलामी करता था, इनसे राय सलाह लेता था। उस समय से आज तक देख लीजिए, उस समय इतनी बड़ी ताकत थी तब कोई विकास सरगुजा का नहीं हुआ, कोई उपलब्धि नहीं है वो आप बता सकते कि उस समय इन्होंने ये काम कर दिया। तो आज जब इनके नेचर में ही विकास करना नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे कोई विकास। 2 बार लुंड्रा विधानसभा में 2 अलग अलग विधायकों को देखा लुंड्रा, उनके कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या हो? नहीं, वो लुंड्रा में 2 बार नहीं 3 बार कही है जी, नए परिसीमन के बाद जी। एक बार तो 2003 में अपने विजयनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक थे जी। इसके बाद फिर रामदेव राम भी बने, प्रीतम राम भी बने, चिंतामणि भी बने जी। तो मतलब बीजेपी का समय और कांग्रेस का समय दोनों कामों को देखे हैं जी। और जब प्रीतम राम जी थे
रामदेव राम जब की स्थिति जब विधायक बनने के बाद जी जब ये लगा कि आखिरी समय में कि ये जीतेंगे नहीं, तो रामदेव राम को ड्रॉप करके जी ये चिंतामणि जी को टिकट दे दिए। जी वो चिंतामणि भी लगातार रहे, 5 साल काम की, उनकी एंटी इनकम बेस इतनी बढ़ गई थी जी कि इस बार जनता मन बना ली थी कि हराएंगे उनको। जी तो वो कांग्रेस ने फिर डिप्लोमेसी किया कि वो प्रीतम राम सामरी के विधायक थे, उनको यहाँ ले आए और चिंतामणि जी को वहाँ ले गए। जी और वो लोगों को लगा कि चलो बदल दिए, लेकिन इस बार फिर धोखे में रह गए कि स्थिति जो पहले थी उससे और बदतर हो गई, ठगी जा रही है। उस समय जो 2003 से 8 के बीच में जो काम हुए, जी उसी समय प्रधानमंत्री सड़क योजना की काम पूरे गांव-गांव तक पहुंचा। जी काली सड़कों का जाल लोगों ने देखा। जी फिर वो सरकार बनने के बाद हमारी जो योजनाएं थी, चावल की योजना जिससे लोगों का जीवन बदला, जी स्मार्ट कार्ड से लोगों की जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, उनकी आवश्यकताएं थी, वो उसको लोग पूरा कर पाए। नहीं तो एक समय ऐसा था जब सड़कें नहीं बनी थी, गाड़ियां नहीं चलती थी, एम्बुलेंस नहीं जा पाते थे, 108 नहीं चालू हुई थी, 102 की योजना नहीं चालू हुई थी, तो लोग अमूमन गरीब लोग इलाज के लिए अपने मरीजों को वो बिस्तर पे ढो के, खटिया में ढो के या झेलगी में ढो के लाते थे। जी ये हालत थी। पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए तो ज़मीन गहने रख देते थे, बकरियां जो उनके पास जो भी साधन रहता था वो बेच के इलाज कराते थे। तो ऐसी हालात थी जिनके लिए स्मार्ट कार्ड एक बहुत बड़ा रामबाण का काम किया था। जी और ये भी जो चावल की योजना थी, जिससे जो भूखे जो लोग थे, जो केवल पेट की चिंता करते थे, दूसरी ओर ध्यान भी नहीं जा सकता था, बच्चे को खिला नहीं सकते थे तो दूसरे के घर में काम करने के लिए हरवाह कहते उसके रूप में डाल देते थे जी ताकि वो बच्चा वहाँ जिए, खाना खाए, उसको मिले। तो ये स्थितियाँ थी गरीब आदिवासी क्षेत्रों में, और ये जो चीज़ें बदली हैं तो ये भाजपा के समय में, भाजपा के कार्यकाल में बदला। कोई विधायकों के चलते यहाँ नहीं बदला। कांग्रेस इतने बरस थी, कभी इसकी चिंता नहीं करी। तो ये परिवर्तन लोगों ने देखा है। अब इसलिए उस समय का जो कार्यकाल था भाजपा के समय के विधायक और उस समय की स्थितियों पे बाद में भी, चूँकि कांग्रेस की सरकार नहीं बनती थी, विधायक यहाँ बन जाते थे लुंड्रा क्षेत्र में, और सरकार बीजेपी की बनती थी, लेकिन कभी उसमें कटौती नहीं हुई कि भाई ये क्षेत्र हमारा नहीं है या नहीं है। सबका विकास हुआ, सभी का क्षेत्र में योजनाएं चली, लेकिन जो विधायक को अपना जो रोल अदा करना चाहिए, क्षेत्र की समस्याओं को तो वो रखेगा ना पटल पे, वो योजनाएं बना के वो विभाग में पहुंचाएगा, मॉनिटरिंग वो करेगा, प्रतिनिधित्व वो कर रहा है। तो एक जिम्मेदारी बनती है विधायक की, उसका दायित्व होता है कि वो क्षेत्र की भावनाओं को, क्षेत्र की समस्याओं को जानता है, वो उसका निराकरण करना उसको काम है। यदि कोई थाने में परेशान हो रहा है, अस्पताल में परेशान हो रहा है, या कहीं पानी के लिए दिक्कत हो रही है, तो किसके पास जाएगा? विधायक के पास जाएगा। विधायक अपनी बात रखेगा, विधायक अपना कार्य योजना बनाएगा, उसकी व्यवस्था करेगा। लेकिन ये कांग्रेस के विधायक चाहे चिंतामणि बने हों, चाहे प्रीतम राम बने हों, डॉक्टर प्रीतम राम बने हों, ये कभी नहीं किया। एकदम कार्यकाल को देखिए, मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। निश्चित है डॉक्टर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो राजनीतिक नहीं है। और वो आज भी ठीक है, डॉक्टर होने के नाते सेवा करते हैं, दवा लेके चलते हैं, कहीं मरीजों को दवा दे देते हैं, कहीं उसका पूछना कोई ना कोई बीमार रहता है गांव में, उसके दवा दे देंगे, सब चीज़ कर देंगे, वो कर देते हैं। लेकिन वो इलाज करने के लिए विधायक थोड़ी बने हैं, वो तो क्षेत्र का इलाज करना है ना। जो गलतियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक करनी है, जो डेवलपमेंट है उसको ठीक करना है, लोगों की आवश्यकताएं लोगों की क्या है उसको पूरा करना है। तो वो उस दिशा में वो नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह उन्होंने घोषणा किया, पता नहीं चला वो घोषणा का क्या हुआ। लोग डिमांड किए, बोले मैं कर दूंगा पूरा, वो पूरा नहीं हुआ। तो कई जगह आज भी ऐसे क्षेत्र बने हैं, बड़े बड़े मेन सड़कों का निश्चित रूप से कुछ सड़कें बनी, लेकिन वो भी पहले से बनी सड़कें थी जिसको चौड़ीकरण करके बनाया। लेकिन और जो हाँ आवश्यकताएं थे, जंगल पहाड़, नए सड़क बनाने की ज़रूरत थी, नए क्षेत्रों में था। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी, गांव-गांव पहुंच गई,
लेकिन उस गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए जो अप्रोच है जी। आज भी कच्चे पड़े हुए हैं। पहाड़ों में आज भी रास्ते नहीं हैं। लोग अभी भी कोई डेथ हो जा रहा है या कोई बीमार हो जा रहा है तो उसको गाड़ी नहीं जा पा रही है तो लोग ढो के लाना पड़ रहा है। कहीं पुलिया नहीं बनी है उसके लिए 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के आना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों पे जो काम होना चाहिए इंटीरियर क्षेत्रों पे, वो इंटीरियर क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो पाया। पेयजल के लिए अभी भी लोग परेशान हैं, सुविधाएं पहुंच नहीं रही है। जो कोई अस्पताल में जब चला जा रहा है ज़रूरत है उसको तो उसकी दवा नहीं मिल पा रही है। कोई जब तक अप्रोच नहीं हो रहा है तब तक थानेदार सुन नहीं रहा है। आरआई पटवारी जो स्थिति है आज, जो भ्रष्टाचार इस स्थिति में चला गया है कि बिना पैसे दिए किसी का B1 नहीं बन रहा है, किसी का नक्शा नहीं मिल रहा है, पटवारी बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है। ज़्यादा प्रेशर लगाओ तो बोलेगा भैया क्या करूं, मेरे को ऊपर अधिकारियों को देना पड़ रहा है। अधिकारियों की पोस्टिंग पैसे लेके हो रही है। ऐसा सुनते हैं कि बड़े बड़े जिला के जो कलेक्टर SP हैं उनका भी बंधा हुआ है, थानेदार का पैसा दे के जाना है, फलाने पद का रेट इतना है, महीने पहुंचाना है। तो इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। तो वो किससे उम्मीद करेगा? मान लीजिए उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि कोई तहसीलदार ने या कोई थानेदार ने पैसे देके 1 लाख 2 लाख 5 लाख महीने के हिसाब से पोस्टिंग करा ली, मजबूरी था उसको लेके आ गया, तो घर से कहाँ से देगा? तो वो तो जो आएगा क्लाइंट उससे वसूलेगा। तो इसमें जनता पिस रही है और जनता को कोई वो जो राहत जो इस क्षेत्र में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। करप्शन बहुत बढ़ गया है जी, और बिना पैसे के बात नहीं हो रही है। सरपंचों के यहाँ भी कमीशन 30% मांगने लगे हैं कि काम सैंक्शन कराना है तो 10% 20% लगेगा। सब इंजीनियर को पैसा चाहिए, चेक काटने के लिए CO को पैसा चाहिए। तो ये कहाँ से ला के देंगे? जो 30% पैसा सरपंच दे रहा है कमीशन में, तो वो 10% तो कमाएगा, तो 40% 50% तो वैसे ही हो गए। 50% में क्या काम होंगे, क्या गुणवत्ता रहेगी? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो व्यवस्थाओं में, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, जैसे आज जैसे खाद बीज की ही बात है, आप सोसाइटियों में चले जाइए, यूरिया लेना है, DAP लेना है, सब करना है, तो वहाँ कंपोस्ट खाद इनका जो गोठान में बना हुआ है, जो कोई काम का नहीं है, वो रखा है। किसान लेना नहीं चाह रहा है उसको, लेकिन इनके ऊपर इनडायरेक्ट आदेश है कि इनको आपको बेचना ही है, तो वो किसान को जबरदस्ती थोप रहे हैं। अब वो किसान बेचारा 2 रुपए में वो गोबर सरकार बोलती है हम खरीद रहे हैं, और 10 रुपए में किलो का खाद दे रही है वो भी बिना काम का। तो किसान उसमें भी परेशान है। कोई विधायक ही तो उसको ठीक करेगा ना, क्षेत्र तो उसका है जी। उस पूरे विधानसभा का जनप्रतिनिधि कौन है? विधायक ही तो है। इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य? आप देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ के अनुरूप में जो मुद्दे बनेंगे जी, वो हमारे राज्य स्तर के जो बड़े नेता हैं वो मुद्दे बनाएंगे जी, मैनिफेस्टो बनाएंगे जी। वो पूरे प्रदेश का आकलन कर रहे हैं, उसके लिए टीम बनी हुई है। वो जाके पूरे क्षेत्रों से उसका आकलन करेंगे, क्योंकि क्या छत्तीसगढ़ में बहुत विविधताएं हैं जी, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। हमारे जैसे सरगुजा का क्षेत्र अलग परिवेश में है, बस्तर का क्षेत्र अलग परिवेश में है, मध्य क्षेत्र का परिवेश अलग है। तो हर जगह की विविधताएं अपनी अपनी जगह की अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बाकी जो बनाना है वो सब एक साथ बनेगा जी। तो वो तो सब सामूहिक रूप से सब मिला के जो पार्टी का जो जारी होगा जी, वो तो एक साथ प्रदेश स्तर पे ही जारी होगा जी। अब उसके लिए जो फीडबैक है, हम लोगों से भी पूछ रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं जी। कुछ मुद्दे स्थानीय लेवल पे जो हैं, स्थानीय लेवल पे हर विधानसभा की अलग अलग परिस्थितियां हैं जी। तो हर विधानसभा के हिसाब से अलग अलग आरोप बनेंगे, अलग अलग उसकी घोषणाएं बनेंगी, अलग अलग घोषणा पत्र बनेंगे, तो और प्रदेश स्तर पे अलग बनेंगे। केंद्र स्तरीय मुद्दे जो हैं वो राज्य स्तर पे कितना प्रभाव रखने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से प्रभाव तो रहेगा, केंद्र के मुद्दों का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि कई जगह जो बात आती है डबल इंजन की सरकार चलाने की, वो स्वाभाविक है कि यदि तालमेल मिलेगा तो विकास होगा, तालमेल रहेगा तो क्षेत्र बढ़ेगा आगे। तो इसीलिए यदि अमूमन केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही सरकार है जी, तो उसके काम अच्छे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है जी, और केंद्र की बहुत सारी योजनाएं राज्य में चलती हैं जी। जैसे प्रधानमंत्री आवास की योजना थी जो पूरे राज्य में चल रही है जी, लेकिन बाकी जगह बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गए जी।
वो क्यों हो गए बंद? तो केंद्र सरकार ने तो पैसा दे दिया, लेकिन राज्य सरकार को अपने हिस्से का पैसा लगाना है, वो देना बंद कर दी। तो जो बनना था 2022 तक सारे कच्चे घरों को पक्का बनाना था, आज वो केंद्र की योजना छत्तीसगढ़ में तो ठप हो गई। नुकसान किसका हुआ? जनता का नुकसान हुआ। तो इसलिए केंद्र की योजनाओं का लाभ लेना है तो राज्य में भी केंद्र के अनुरूप सरकार बननी चाहिए, और केंद्र की योजनाओं से लोग बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है वो केंद्र की सरकार के द्वारा चल रही है, और उसकी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो राज्य में भी उनकी सरकार बनाना पड़ेगा, इसलिए ये बात जरूर रहती है। दूसरी बात स्थानीय लेवल पे है कि स्थानीय जो प्रदेश है उसके अनुरूप में प्रदेश के जो चुनाव होते हैं, तो जैसा कि देश के लिए आपको ये लोगों ने जैसे मन बनाया, पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी का काम, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में काम, और पूरे विश्व में जो प्रधानमंत्री और भारत देश का जो नाम जिस तरीके से उठा है, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी पूरे देश में हो रही हैं कि लोग अमूमन जैसे तो रिजल्ट बताता है, 2 बार से रिजल्ट ये बता रहा है कि मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी को लोग वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं मोदी के लिए। वैसे ही परिस्थितियां यहाँ मुझे लगता है विधानसभा में भी है मतलब कि आप जिस नेतृत्व को चुन रहे हैं उस नेतृत्व की क्षमता क्या है, तो वो 50-50% मुझे लगता है अमूमन कि एक कैडर वोट होते हैं, पार्टी वोट होते हैं, वो है, और प्लस कुछ ऐसे वोट होते हैं जो वो देखते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वो कैसा है, दोनों की तुलना करते हैं कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये इसके बनने से क्या फर्क पड़ेगा, इसके बनने से क्या फर्क पड़ेगा। तो वो विधायक या जो जनप्रतिनिधि जिसको चुनता है उसकी उसकी भी भूमिका रहती है। मुद्दों की अगर बात की जाए तो धर्मांतरण जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, और केंद्र भी इस तरह के मुद्दों पे काम करती है, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं मिक्सअप होते हैं। विशेष आप टिप्पणी करें इस पर। नहीं, निश्चित रूप से जैसे धर्मांतरण का मुद्दा है, तो एक तो कानून है कि धर्मांतरण जो है, अवैध धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण, प्रलोभन से धर्मांतरण निश्चित रूप से गलत है, और वो होना भी नहीं चाहिए। उसकी हम लोग भी विरोध करते हैं। हमारा देश है विविधता का देश है, सारे धर्म के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से यदि कोई अपनी इच्छा से अपने मन से कर दे रहा है तो ठीक। आपके विधानसभा क्षेत्र अगर लुंड्रा विधानसभा की बात की जाए, लुंड्रा की जाए, तो वहाँ का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? वहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? देखिए, विकास ही मुद्दा है, और विकास बड़ी चीज़ें हैं। हर आदमी को चाहिए कि आज उसको उसकी विकास हो और उसको रोजगार मिले, उस क्षेत्र में लोगों के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधा मिले, तो ये मेन मुद्दा है, और मुझे लगता है विकास ही मुद्दा है, हर जगह विकास है। और भ्रष्टाचार एक बड़ी बात है, जो लोग परेशान है उसलिए बिना पैसे दिए लोगों के कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो वो सिस्टम बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, और न्याय जो चीज़ें हैं छोटे स्तर पे, वो चीज़ें जैसे उदाहरण के लिए कहूँगा मैं, जैसे थाने में चले गए या कोई छोटा मोटा केस आप लगा दिए किसी तहसीलदार में, नायब तहसीलदार के यहाँ, वो 2 पैसे में निपटने वाला मामला है, लेकिन वो चला जाएगा आपको 5 साल 10 साल। तो वो उस तरह की जो व्यवस्थाएं ये सब बदलनी चाहिए, और उसके लिए प्रयास होना चाहिए, और उसके लिए एक बड़ा चीज यही है कि विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार समाप्त हो। आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं अपनी क्षेत्रीय जनता से? आप कौन से वादों के साथ जा रहे हैं? देखिए, क्या है, मैं अंबिकापुर का महापौर के रूप में काम किया हूँ, जनपद अध्यक्ष के रूप में काम किया हूँ, जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम किया हूँ, उसका दायरा विधानसभा से छोटा है, लेकिन जैसे महापौर के रूप में मैंने 2 कार्यकाल काम किया, और ये अंबिकापुर शहर जो है संभाग का मुख्यालय है, और तमाम लोगों का, चाहे वो विधानसभा अगल बगल लुंड्रा विधानसभा हो, सीतापुर हो, अंबिकापुर हो, अन्य जो विधानसभा के लोग हैं, उनका आवागमन आना जाना संभाग मुख्यालय में, चाहे राजनीतिक कार्य के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, रोजमर्रा की चीजें वहाँ आना होता है। तो उन्होंने सबने मेरे 10 साल के कार्यकाल को देखा है, तो बहुत बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जैसा मैंने जो आपको बताया, जैसे इस क्षेत्र में मैंने जो काम किया है, तो कहना अलग बात है, लेकिन लोगों का ये देखा हुआ चीज़। उस जगह पे लोगों की जैसे बात आती है, कई लोग कहते हैं कि भैया आप एक बार बन जाइएगा तो भाई बहुत अच्छा, हमारे जैसा शहर का आपने विकास किया, हमारे क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा। तो एक लगता है कि उनके कई लोगों के मनों में है कि भाई मैंने जो काम किया वो
एक तुलना करते हैं कि भाई यदि प्रतिनिधित्व मिलेगा तो इस तरह का काम हमारे गांव में भी हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से जो क्षेत्र की समस्या है लुंड्रा में बहुत बड़ी समस्या है। अपने वहाँ सब्जी उत्पादक क्षेत्र है वो जी, 2-3 क्षेत्र सब्जी उत्पादक क्षेत्र है। टमाटर की खेती होती है, भंटा की खेती, अन्य सब्जियों की तमाम प्रकार की बहुत बड़ी, मतलब लाखों टनों में यहाँ से बाहर यूपी सप्लाई होते हैं, बिहार जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं। देखिए उन किसानों को उचित दाम इसका नहीं मिल पाता है। सारे मामले सारे किसान या तो बाहर के आके वहीं खेत से ले जाते हैं अपने रेट पे, या तो अंबिकापुर मंडी लाना पड़ता है और जहाँ वो वहाँ के जो व्यापारी हैं वो अपने ढंग से उसका मोल भाव करते हैं। वो कोई सरकार की मंडी नहीं है और उसमें कमीशन कट जाते हैं। किसान को जितना नहीं मिलता उतने बाकी एजेंटों को पैसा मिलता है। वो सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करने का काम मैं करूंगा। रिजर्व करने का काम है सब्जियों को, क्योंकि क्या है वो ताजी चीजें हैं और अब उसको रखा नहीं जा सकता। आज यदि उसके रेट नहीं है तो आप उसको नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा। तो उसको व्यवस्थित रूप से कोल्ड स्टोरेज में या उसको प्रिजर्व करने का सामान, उसके लिए बड़ी इस तरह की जो चीजें होती है वो उस क्षेत्र में उसकी स्थापना करने का काम करूंगा, ताकि किसान यदि रखना चाहे तो उसको लंबे समय तक वहां रख ले। वो आजकल सब प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है, इस तरह की चीजें बन रही है और ऐसे जैसे अपने इसमें बनते हैं कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, उसी तरह से सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए बनती है। तो उसका प्रयास करूंगा मैं और वो बनाऊंगा। और जब किसान अपनी मर्जी हो तो बेचे और जो रेट अच्छा हो तो बेचे, नहीं तो अपने वहां प्रिजर्व रखे। और ये जो कमीशन सिस्टम है जो किसानों को देना पड़ता है वो उस पे पूरा पाबंदी लगाएंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये सब चीजों करेंगे। और दूसरी जो छोटे छोटे कामों के लिए जो लोग भटकते हैं, थाने के मामला हो गया, पुलिस का मामला हो गया, तहसील का मामला हो गया, पटवारी के यहाँ है और बाकी चीजें हैं, और जो करप्शन छोटे छोटे मामलों में जो लंबा परेशान करते हैं, पैसा लेते हैं, इस पे पूरी ताकत से बैन लगाएंगे। और इस पे अननेसेसरी किसी गरीब को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी समय मिलेगा तो ये जो कार्य योजना बना के जिस क्षेत्र में जिस बात की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है, जिस गांव में पानी की आवश्यकता है, जिस जगह जिस आवश्यकता है उसका चिन्हांकन करके 5 वर्षों का कार्य योजना बना के और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको आगे करके अपन इस काम को पूरी करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरह से जैसा शहर में काम हुआ है वैसा पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास एक मॉडल के रूप में करूंगा मैं। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप क्षेत्र की जनता से, अंबिकापुर की जनता से, देश प्रदेश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या होगा, ऐसे में जबकि सावन का महीना चल रहा है? देखिए सावन का पवित्र महीना है और इस सावन के महीने में मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भगवान शिव की कृपा सब पूरे क्षेत्र में मिले, लोगों को पूरे क्षेत्र का विकास हो, लोगों को में शांति आए, खुशहाली आए। और इस सावन के महीना में शुभकामनाओं के साथ और मैं और बाकी अपने चाहे नगर की जनता हो चाहे क्षेत्र की जनता हो, इन सारे लोगों से यही अपील करूँगा कि आने वाले समय में कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री का जो अच्छा काम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी काम चल रहा है, ऐसा ही आने वाले समय में भी 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी को और एक मौका जरूर दें और सरकार बनाने में मदद करें। और क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो पहले विकास होता था, मोदी जी का जैसे विकास का गाड़ी चल रहा है, सबके साथ सबके विकास का काम हो रहा है, इसी भावनाओं के साथ पूरे प्रदेश का भी विकास हम करेंगे। इस अपील के साथ मैं आप सबको पुनः सावन की शुभकामनाएं देता हूं। तो ये थे हमारे साथ प्रबोध मिंज जी। वर्तमान में ये भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। पूर्व में अंबिकापुर नगर निगम के ये महापौर रहे और वर्तमान में ये अंबिकापुर नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो ऐसे ही अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग संभावित प्रत्याशियों से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा। हम उनका परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध मिंज जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अविनाश जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, जो आप लोगों ने समय दिया और इतना अच्छा आप लोगों से वार्ता हुआ। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।